गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कार्बनिक यौगिकों का साधारण नामकरण पढ़ा था और इस साधारण नामकरण में हमने देखा कि 5 या इससे अधिक कार्बन यदि हों तो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए फिर कार्बनिक यौगिकों नामकरण के लिए एक नेक्स्ट जो नामकरण पद्धति आई वो थी IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पर जो IUPAC है वो क्या है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए IUPAC केमिस्ट्री के फील्ड में एक ऑल ओवर वर्ल्ड संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसे अपन अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ के नाम से भी जानते हैं। चूंकि IUPAC का हेडक्वार्टर जिनेवा में है इसलिए इस सिस्टम को अपन जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं या जिनेवा नाम पद्धति भी कहा जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक के IUPAC जो नामकरण होगा उसमें कार्बनिक यौगिक के जो IUPAC नाम होता है उसके निम्न 3 भाग होते हैं। तो देखिए IUPAC के अनुसार कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के निम्न 3 भाग होते हैं। देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो IUPAC नाम होता है उसमें जनक शब्द रूट वर्ड लिखा जाता है। रूट वर्ड के आगे कुछ लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं हम अनुलग्न या अंत में लिखा हुआ होता है अनुलग्न। अनुलग्न को कहा जाता है सफिक्स। और इसी तरह से जनक शब्द के पहले शुरुआत में कुछ लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं पूर्वलग्न प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम के 3 भाग हैं। इन तीनों से मिलकर किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम बना होता है। यहाँ हम देखें तो प्रीफिक्स जो होते हैं ये भी 2 तरीके से होते हैं। देखिए पहला जो होता है वो होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, द्वितीयक पूर्वलग्न 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, देन रूट वर्ड आ ही गया। इसके अलावा जो अनुलग्न होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये होता है 1 डिग्री सफिक्स और ये दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। तो इस तरीके से जो पूर्वलग्न और जो अनुलग्न हैं ये 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसी कार्बनिक यौगिक के IUPAC के नाम में लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो ये IUPAC नाम के लिए अपने को इनको हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, 2 डिग्री जो सफिक्स 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है वो लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर। ठीक है, 1 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है वो लिखा जाता है ओनली साइक्लिक कंपाउंड्स। यदि कार्बनिक यौगिक साइक्लिक है, चक्रीय है, तो ही हम इस 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। रूट वर्ड जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंटल कार्बन चेन, मुख्य कार्बन जो श्रृंखला होती है उसमें कितने कार्बन एटम्स है उसके आधार पर हम लिखते हैं रूट वर्ड। ठीक है, और जो 1 डिग्री सफिक्स लिखा हुआ आता है ये आता है टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड इन कार्बन चेन।
जो पेरेंटल कार्बन चेन होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा होगा उसके बेसिस पे हम 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। एंड लास्ट में लिखते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स। ये होता है मेन फंक्शनल जो ग्रुप होता है उसके बेसिस पे लिखा जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से किसी कार्बनिक यौगिक का जो नाम होगा उस नाम में हम सबसे पहले लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्राथमिक पूर्व लग्न, इसके बाद लिखेंगे हम जनक शब्द यानी रूट वर्ड, इसके बाद लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राथमिक अनुलग्न, देन लिखेंगे हम द्वितीयक अनुलग्न। हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। अब हम प्रत्येक चीज़ की सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या लगेगा, इनको हम सबको अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी 2 डिग्री पूर्व लग्न। देखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या होते हैं। ठीक है, देखो कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं उसके आधार पर हम 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी समूह हैं, जुड़े प्रतिस्थापी समूह हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं के आधार पर टू डिग्री पूर्व लग्न लिखते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा होता है, उसके बेसिस पे हम 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखते हैं। ठीक है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो मेन पेरेंटल कार्बन चेन मिलेगी हमेशा ये उसके साइडों में जुड़ा हुआ ग्रुप होगा। ठीक है, तो जो प्रतिस्थापी समूह हैं कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या पूर्व लग्न हैं उनको हम एक जगह लिस्टिंग कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट और उनके पूर्व लग्न प्रीफिक्स क्या क्या होंगे देखिए। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला के साइड में कोई आर ग्रुप, आर का मतलब होता है कोई एल्काइल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको लिख देंगे एल्काइल। जैसे CH3 जुड़ा हो मिथाइल, C2H5 जुड़ा हो इथाइल, प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसे बहुत सारे यदि हमने एल्काइल ग्रुप पढ़ रखे हैं। इसी प्रकार से अगर OR ग्रुप हो यानी एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हो तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे हेलो। अब हेलो में जैसे मान लो कि हैलोजन फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, क्लोरीन हो क्लोरो, ब्रोमीन हो ब्रोमो, आयोडीन हो आयोडो। ठीक है, इसी तरह से OH ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी। इसी तरीके से अगर SH ऑक्सीजन की जगह यदि सल्फर हो तो हम इसे कहेंगे मरकेप्टो। ठीक है, मरकेप्टो ग्रुप। और भी हैं ग्रुप, जैसे SO3H ग्रुप यदि हो तो हम लिख लेंगे इसका पूर्व लग्न होगा सल्फो। ठीक है, इसी तरीके से NO2 ग्रुप जुड़ा हो तो हम इसे लिख देंगे नाइट्रो। यदि ये ग्रुप लिखा हुआ जुड़ा हो तो हम कहेंगे नाइट्रोसो। इसी तरीके से NH2 हो एमिनो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N हो साइनो ग्रुप,
साइनो ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप हो सकते हैं जो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला जो होती है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापी समूहों के रूप में, पार्श्व में या साइड चेन्स के रूप में ये जुड़े सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न। किसी कार्बनिक यौगिक में जो प्राइमरी पूर्व लग्न होता है वो लिखा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि कार्बनिक यौगिकों में साइक्लिक रिंग, चक्रीय वलय उपस्थित हों तो साइक्लो प्रीफिक्स प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कोई साइक्लिक रिंग अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम साइक्लो पूर्वलग्न या प्रीफिक्स लगाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं लगाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है ओनली यूज्ड फॉर द साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इफ साइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट देन साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड, अदरवाइज नथिंग। हमें साइक्लो पूर्वलग्न लेना है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, अन्यथा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा है रूट वर्ड। रूट वर्ड होता है जनक शब्द। किसी कार्बनिक यौगिक में जो जनक शब्द होता है वो उस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य कार्बन श्रृंखला में कुल कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिख सकता हूं कि रूट वर्ड क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंटल कार्बन चेन। कॉन्सेप्ट ये हो गया कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके बेसिस पे किसको लिखा जाएगा, रूट वर्ड को। तो रूट वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणुओं की संख्या है। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, और रूट वर्ड क्या होगा उनके लिए, इनको हम नोट करते हैं। ठीक है, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में केवल एक कार्बन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में रूट वर्ड होता है मैथ। यदि 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो होता है एथ। यदि 3 कार्बन प्रेजेंट हो प्रोप। 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। पेंट। 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स। यदि 7 कार्बन हो तो रूट वर्ड आता है हेप्ट। यदि 8 कार्बन हो तो ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन। 10 कार्बन हो यदि हों तो डेक। यदि 11 हों अनडेक। 12 कार्बन के लिए डोडेक। 13 कार्बन हो ट्राइडेक। 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक। ठीक है, इस तरीके से पेंटाडेक, हेक्साडेक। यदि 20 कार्बन हो तो उसके लिए हम लिखते हैं आइकोस। ठीक है, तो इस तरह से जो पेरेंटल कार्बन चेन होगी, मुख्य जो कार्बन श्रृंखला होगी, उसमें जितने कार्बन की संख्या होगी उसके आधार पर हम IUPAC में रूट वर्ड लिखेंगे या जनक शब्द लिखेंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा द्वितीयक पूर्वलग्न, उसके बाद हमने पढ़ा प्राथमिक पूर्वलग्न और उसके बाद हमने पढ़ा रूट वर्ड। इसके बाद जो IUPAC जो नाम होता है उसकी सीक्वेंस में आता है प्राइमरी
सफिक्स यानी प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। ये 1 डिग्री जो अनुलग्न है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें जो पेरेंटल कार्बन चेन होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है उसका प्रकार क्या है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड इन पेरेंटल कार्बन चेन। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड किस प्रकार का है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के टाइप पर। ठीक है, ये है। अब देखिए टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध हो सकता है और उस आधार पर कैसा हम 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। देखिए, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो हम लिखते हैं एन। इसी प्रकार से यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 डिग्री सफिक्स होगा इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो होगा आइन। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि जैसे 2 बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार यदि आ जाएगा तो हम लिख देंगे डाईइन। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी 2 बार आ जाए तो हम इसे लिख देंगे डाई आइन। 3 बार आ जाए तो ट्राई टेट्रा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड सी भी प्रेजेंट हो और सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी प्रेजेंट हो, तो फिर उस कंडीशन में हम लिखेंगे इन प्लस आइन। ठीक है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जब भी हमें ऐसा जोड़ना है तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि यदि हम ऐसा सम अप करते हैं तो यदि आप 2 वर्ड का ऐसा सम करोगे तो यदि इस दूसरे वाले वर्ड में यहाँ पर इसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू और यदि वाई हो तो जो पहला वर्ड होगा उसका लास्ट अल्फ़ाबेट ड्रॉप करना है, हमें हटा देना है। तो यदि हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो ड्रॉप करेंगे तो इन और ई ड्रॉप करना है तो इनाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड और यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका सफिक्स हो जाएगा इनाइन। ठीक है, ओके। एक हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट और में ध्यान में रखना है कि यदि पेरेंटल कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है रिपीट हो रहा है तो हम जो रूट वर्ड होता है उसमें ए अल्फ़ाबेट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि इफ़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज रिपीटेड इन पेरेंटल कार्बन चेन then A alphabet is added in name of root word। ठीक है, यदि पेरेंटल कार्बन चेन में आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिपीट कर रहे हैं रेगुलरली, 2 बार हो सकता है तो ऐसा 3 बार हो सकता है, यदि ये रिपीट हो रहा है तो जो रूट वर्ड होगा उसके लास्ट में हम जोड़ देंगे ए। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, और अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऐसी पेरेंटल कार्बन चेन है जिसमें डबल बॉन्ड कितने बार आ रहा है, 2 बार, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है यहाँ पर 1 2 3 4, तो रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट होगा। इस ब्यूट में मैं ए अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर रूट वर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा, ब्यूटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आईपीएससी नेमिंग में जो सबसे लास्ट लगता है वो लगता है सेकेंडरी अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है,
ये जो होता है सेकेंडरी जो अनुलग्न होता है, ये लगता है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो मैं इसके लिए लिख दूंगा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर। टू डिग्री अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक में जो मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसके आधार पर हम 2 डिग्री अनुलग्न लिखते हैं। यानी 2 डिग्री अनुलग्न हमें लिखना है मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर। देखिए, अब देखिए कार्बनिक यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं कि परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। आगे हम आईपीएससी की जो नेमिंग है उसमें एक रूल पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जूनियर होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट की भांति व्यवहार करते हैं या उनकी तरह लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी एक प्रायोरिटी टेबल लिखेंगे और उनकी सीनियरिटी का हम एक ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की हमारे पास एक प्रायोरिटी टेबल जिसमें सीरियल नंबर, नेम, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, देन सफिक्स, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ओके। जब जो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है COOH। ठीक है, COOH का जो यहाँ पर सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड। यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि साधारण जो नामकरण हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने लगाया था इक एसिड, तो जो आईपीएससी में यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ओइक एसिड। ठीक है, और यदि हम किसी भी प्रकार से क्रियात्मक समूह के इस कार्बन को यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं कर पाए तो उस स्थिति में इसका जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यदि हम इसका प्रीफिक्स लगाएं तो प्रीफिक्स होता है इसका कार्बोक्सी। ठीक है, ओके। सेकंड आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है सल्फो, और इसका जो सफिक्स होगा अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ओके। थर्ड जो है वो है एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। और ये हमने साधारण में भी पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से एसिड एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये है, इस ग्रुप का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन इसका जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा ओइक एनहाइड्राइड, और जो साधारण नामकरण था वहाँ था इक एनहाइड्राइड, तो वहाँ से ओ एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, ये वही सीरियल नंबर, नेम, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स और सफिक्स,
देखिए किसी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स तब यूज किया जाता है जब वो प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करे। इसके बाद 4th नंबर पर हैं एस्टर्स। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के डेरिवेटिव व्युत्पन्न हैं। C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर इसमें एल्काइल ग्रुप आ जाता है। इसका यदि मैं सफिक्स लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सबसे पहले एस्टरों के नेमिंग में वही ऑक्सीजन से जुड़े एल्काइल ग्रुप का हम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा जो एल्काइल ग्रुप का नाम आ जाएगा वो एल्काइल आ जाएगा। देन आएगा रूट वर्ड, ठीक है, और रूट वर्ड के लास्ट में यहाँ पर सफिक्स जुड़ेगा O8। साधारण नामकरण में ओनली 8 था, ठीक है। यदि मैं किसी तरीके से कार्बन को शामिल नहीं कर पाऊँ तो हम लिखेंगे एल्काइल, देन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। प्रीफिक्स जो होगा वो होगा एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इस ग्रुप को तो मैं बोल दूंगा एल्कोक्सी, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल, तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये जो OR ग्रुप होता है ये भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है। तो यहाँ पर हेलोजन एटम आ जाता है और इसका जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा ऑयल हैलाइड। अब हैलाइड में अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड, क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड हो तो ब्रोमाइड और आयोडाइड हो तो आयोडाइड। यदि कार्बन को हम शामिल नहीं कर पाएँ इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में तो हम लिखते हैं कार्बेनॉयल हैलाइड, ठीक है। और यदि मैं इसका प्रीफिक्स यूज करूंगा तो ये है हेलोजन एटम, तो हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनाइल ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है CONS2 ग्रुप, ठीक है। जो CONS2 ग्रुप होगा इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा कार्बे मोयल, ये इसका एक और हो सकता है एमिडो, ठीक है। इसका जो सफिक्स 2 डिग्री जो अनुलग्न आएगा वो आएगा एमाइड, और यदि मैं कार्बन को शामिल नहीं करूं तो कार्बोक्सेमाइड, कार्बोक्सेमाइड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइनाइड। साइनाइड की स्ट्रक्चर होगी C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, और यहाँ इसका जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा, यदि कार्बन को शामिल नहीं कर पाएँ तो हम इसका अनुलग्न लगाएंगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इसके बाद आइसोसाइनाइड ग्रुप भी है, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशंस है IUPAC की वो थोड़ी सी अलग है, तो उसको बाद में हम अलग से ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा उसकी स्ट्रक्चर होगी CHO, ठीक है, और यहाँ पर इसका अनुलग्न होगा L, और यदि मैं कार्बन को शामिल नहीं कर पाऊँ देन लिखेंगे हम इसका कार्ब एल्डिहाइड। इसका जो प्रीफिक्स होगा ऑक्सो या फॉर्माइल। नेक्स्ट कीटोन। कीटोन की फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O, और इसका जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा ऑन। यहाँ प्रीफिक्स यदि हम इसका लिखते हैं तो ऑक्सो भी लिख सकते हैं और कीटो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है OH। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, और सफिक्स अनुलग्न होगा ऑल। इसी प्रकार से थायोअल्कोहल, थायोअल्कोहल भी आ सकता है। थायोअल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है SH। इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा मर्केप्टो, और जो सफिक्स आएगा वो आएगा थायोल। नेक्स्ट देखिए
एमाइन। एमाइन जो होगा उसकी स्ट्रक्चर होती है NH2। यदि मैं इसका प्रीफिक्स यूज करूं तो एमिनो लिखना है और सफिक्स जो होगा वो होगा एमाइन। नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप NO2। नाइट्रो ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है वो नाइट्रो होता है। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कोई सफिक्स नहीं होता, अनुलग्न नहीं लिखते हैं। इसके अलावा हम एक ईथर को भी लिख सकते हैं। ईथरों का ग्रुप होता है OR और हम इनको लिख सकते हैं एल्कोक्सी और यहाँ पर भी इसका कोई अनुलग्न नहीं होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सारे फंक्शनल ग्रुप है हमने उनको एक जगह प्रायोरिटी के आधार पर लिखा। इस प्रायोरिटी टेबल में ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर की ओर स्थित है वो सीनियर मोस्ट की तरह कंसीडर होंगे और जो सीनियर मोस्ट ग्रुप होता है उसी को हम मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसी का अनुलग्न लिखेंगे। जो जूनियर मोस्ट ग्रुप होंगे हम उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेफर करते हैं और उनका लगेगा प्रीफिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी कार्बनिक जो यौगिक है उसका IUPAC जो नामकरण होगा वो 2 पदों में किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण निम्न 2 पदों में करते हैं। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक के जो 2 पद होंगे इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन। सबसे पहले हम किसी कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और इस चयन के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके लिए पहला जो रूल होता है, रूल नंबर 1, ठीक है, देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है। सबसे लंबी तथा निरंतर श्रृंखला, सबसे लंबी तथा निरंतर। सबसे लंबी से यहाँ तात्पर्य है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हों, मैक्सिमम हों। ठीक है। तो सबसे लंबी तथा निरंतर कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हैं। ठीक है। तो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आ गया कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज कंसीडर्ड एज ए पेरेंटल कार्बन चेन। हमारे पास सबसे लंबी होनी चाहिए और वो निरंतर होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि उसमें कार्बन से आगे कार्बन अटैच होने चाहिए। ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे CC। इस तरीके से मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका एक स्केलेटन है। इसमें हम देखिए बहुत सारे कार्बन श्रृंखलाएं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन यदि हम करेंगे तो लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन की जो श्रृंखला होगी ये सबसे लंबी श्रृंखला है। तो इसको हम मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो पहला हो गया सबसे लंबी और निरंतर कार्बन श्रृंखला। इसके लिए सेकंड रूल है। ठीक है। दूसरा नियम यह है कि हम उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह है, बहुबंध या प्रतिस्थापी समूह है उपस्थित हो। उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह हैं,
बहुबंध तथा प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह हैं उपस्थित हों। ठीक है, हमें उस कार्बन श्रृंखला, जो बहुत सारी कार्बन श्रृंखलाएं होगी, उसमें हमें उस कार्बन श्रृंखला को प्रेफर करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर बहुबंध। बहुबंध का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर उसमें कौन से समूह उपस्थित हों, प्रतिस्थापी समूह हैं। अब यहाँ पर हम एक वरीयता क्रम लिख सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि मान लीजिए कि हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और प्रतिस्थापी समूह है भी उपस्थित है। तो उस कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे वो करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह को, देन उसके बाद बहुबंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, प्रतिस्थापी समूह को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हमें इन जो प्रायोरिटी ऑर्डर है इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल कवर करते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C यहाँ पर हमारे पास ऐसा स्केलेटन है एक। इस स्केलेटन में देखिए ज़रा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है OH। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लीजिए कि जैसे इधर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो और यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन ऐड हो इस कंडीशन में, तो ये तो हो गया मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी में सबसे पहले हमें किसको कंसीडर करना है, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करना है तो ये मेन पेरेंटल कार्बन चेन में आएगा, तो ये सेलेक्ट होंगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ से देखिए चलूँ तो इस साइड में भी 2 कार्बन एटम है और इस साइड में भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन प्रायोरिटी रूल में ज़्यादा प्रायर किसको करना है, मल्टीपल बॉन्ड को, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट होगी हमारे पास। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को जहाँ तक संभव हो मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हैं। ठीक है, तो यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हमारे पास ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो अपनी प्रायोरिटी ये होगी कि हम उसके कार्बन को जहाँ तक संभव हो मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करेंगे। तो इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो देन कार्बन इज इंक्लूडेड इन द पेरेंटल कार्बन चेन एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, सी 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 सी, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस कंडीशन में यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को हम ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को हम पेरेंटल कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए इधर तो 2 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है, लेकिन हमें मल्टीपल बॉन्ड को सेलेक्ट करना है, या हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना है। ठीक है, तो इसमें पेरेंटल कार्बन चेन ये हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 CH CH2 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 CH2, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्योंकि हमें जब भी कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो या तो साइक्लिक रिंग या फिर
एसाइक्लिक रिंग, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम साइक्लिक रिंग को पेरेंटल कार्बन चेन में कंसीडर करेंगे, और जब आप इसको पेरेंटल कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे तो आप किसी भी तरीके से इस मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ इस कार्बन को शामिल करना संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में हम एल्डिहाइड का जो अनुलग्न लगेगा वो एल नहीं लगकर कार्ब एल्डिहाइड लगेगा, जो हमने स्टार्ड से लिख रखा है। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि यदि समान कार्बन युक्त कार्बन श्रृंखलाएं 2 या 1 से अधिक उपस्थित हों, 1 से अधिक उपस्थित हों, तो उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हों। ठीक है, यदि मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें समान कार्बन युक्त कार्बन श्रृंखलाएं 1 से ज़्यादा मिल जाती है, तो उस कंडीशन में हम प्रतिस्थापियों की संख्या को देखेंगे, और जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक होंगी उसी को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है C, देखिए इस तरीके से मेरे पास जैसे मान लीजिए कि ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें बहुत सारी मुझे कार्बन श्रृंखलाएं मिलती है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हैं, समान हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये स्केलेटन है, इसमें अगर मैं मुख्य कार्बन श्रृंखला इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप आएंगे, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, जो इस मेन कार्बन चेन से साइड चेन के रूप में जुड़ा होगा उसी को हम कंसीडर करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप। तो यहाँ जो प्रतिस्थापी समूह हैं वो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट ये हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इस तरीके से यहाँ पर 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यदि मान लीजिए कि मैं इस तरीके से नहीं सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब भी आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम ही है। लेकिन अगर इस बार देखें तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ हो गए 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये आ गए। ओके, अब देखिए ये वाला है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें पेरेंटल कार्बन चेन को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब यदि मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ज़रा सब्स्टिट्यूएंट, एक तो ये वाला हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितने प्रतिस्थापी समूह मौजूद हैं, 4 हैं, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, तो रूल अपने को क्या कहता है कि यदि समान कार्बन युक्त, सभी में देखिए 6 कार्बन ही है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा उपस्थित हो ऐसी कार्बन श्रृंखलाएं तो जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो, तो इस कंडीशन में 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा हमें प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, तो इसको हम मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरह से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबरिंग इन पेरेंटल कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन, वो सेकंड स्टेप है।